नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमारा पॉलिटी की क्लास लगातार चल रही है और आज हमारी क्लास नंबर 9 है, यानी 9वीं क्लास हम जो है आज पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने क्लास में अब तक परिचय सभी भाग जो हैं इसके करा दिए हैं। लगभग आज जो हम शुरू करने वाले हैं मूल संविधान के पृष्ठभूमि पर आने वाले हैं, जो है हमारा भाग 1 राज्यों का संघ। आज हम सीखने वाले हैं कि भाग 1 में क्या है, भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं, ठीक है, उन सभी आर्टिकलों में किस किस चीज़ का प्रावधान है, ठीक है। भारत में एकीकरण को पढ़ेंगे कि भारत में एकीकरण किस तरीके से किया गया था, देशी रियासतों का एकीकरण किस तरीके से किया था। तो इन सभी बातों को जो है आज हम जो शुरू करने वाले हैं सेशन, उस सेशन में पूरी तरीके से समझेंगे, ठीक है। आज आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा पॉलिटी, मगर फिर भी आज अगर आप इस चीज़ को सीखेंगे तो बहुत सारी बातें आपको नई सीखने को मिलेंगी और शायद आपकी तैयारी पहले से और भी बेहतर तरीके से हो जाए, जो आपके परीक्षा में नंबर गेन करने में फ़ायदा हो, ठीक है। तो सेशन शुरू करने से पहले सभी लोगों को चांद रात यानी कि ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ठीक है। और आज सेशन है, फिर भी हम ईद पे कोई छुट्टी नहीं करने वाले हैं, आपके सेशन लगातार चलेंगे, आप इस चीज़ को टेंशन ना लें, ठीक है। आपकी क्लासें कंटिन्यू आएंगी, ये हमारा वादा है, लगातार क्लासें हमारी चलेंगी, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, क्योंकि जब आज हम रमज़ान मतलब रोज़े से भी हैं, हमने अभी लगातार रमज़ान के महीने में पूरी क्लास आपको ली है, यानी कि रमज़ान के समय में भी हमने टाइम निकाला, ऑफलाइन क्लासों के बाद भी ऑनलाइन क्लासों में हमने आपको डाटा प्रोवाइड कराया। तो इस चीज़ की टेंशन ना लो, वो हमारी दिक्कत है, आपकी दिक्कत नहीं, केवल आपको पढ़ना है। हम नहीं चाहते कि किसी वजह से आपकी तैयारी में कोई भी बाधा आ जाए, ठीक है, क्योंकि हमारा तीज त्यौहार सबसे बढ़िया ये है जो कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए तीज त्यौहार यही है, ठीक है दोस्तों। तो टाइम को ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं। क्या है भाग 1 और राज्यों का संघ क्या है, और इसमें आर्टिकल की अगर हम बात करें बेटा, तो इसमें आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक इसमें है, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात ये, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान भाग 1, इसमें क्या दे रखा है, तो भाग 1 में दे रखा है राज्यों का संघ, यानी कि इसको ही दे रखा है, ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान ने भारत को, यानी कि भारत को क्या कहा है, राज्यों का संघ घोषित किया है। क्या किया भैया, राज्यों का संघ घोषित किया है, संघ घोषित किया है। आपने इन बातों को नोट करते रहो, घोषित किया है, ठीक है जी। अगर हम बात करें संघ की, अगर हम बात करें संघ की, तो संघ हिंदी शब्द है जिसके 2 अर्थ होते हैं। एक तो होता है फेडरेशन, फेडरेशन, ठीक है, एक होता है यूनियन, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हो, यानी कि अंग्रेजी में फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है और अंग्रेजी में यूनियन का मतलब भी क्या होता है, संघ ही होता है, ठीक है भाई। तो जबकि भारत संविधान में जो है ना, इस फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं है, भारत संविधान में जो है इस फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं है, केवल किसका है, यूनियन शब्द का प्रयोग है। यानी कि संघ शब्द के लिए जो है वो हमने कहते हैं ना भारत में नहीं है, तो भारत में संघ शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। किसका है उल्लेख, वो यूनियन का है। किसका उल्लेख है, यूनियन का, क्योंकि फेडरेशन का कोई उल्लेख नहीं है। इसी से क्वेश्चन बन जाता है, इसी से जो है आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो किसका है यहाँ पर उल्लेख, यूनियन का, ठीक है। अगर हम बात करें भाग 1 में, तो यहाँ पर जो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल जो आते हैं वो 1 से 4 तक आर्टिकल आते हैं। अब एक आर्टिकल में क्या दिया है, 2 आर्टिकल में क्या दिया है, इन सबको हम बात को सीखेंगे। सबसे पहली बात ये कि भाग 1 में भारतीय संविधान को राज्यों का संघ कह के पुकारा है, यानी यहाँ पर बहुत सारे राज्यों का एक संघ बना हुआ है। अब संघ माने क्या होता है, संघ माने फेडरेशन भी होता है, यूनियन भी होता है। जबकि फेडरेशन शब्द जो है यूएसए के संविधान से है, जबकि यूनियन शब्द जो है वो ब्रिटेन के संविधान से है। तो हम कहाँ की पद्धति मानते हैं, ब्रिटेन की पद्धति मानते हैं। तो यूनियन शब्द जो है वो हमारा कहाँ का है, ब्रिटेन का, ठीक है। तो हमने जो किसको मान्यता दी है, वो यूनियन शब्द को हमने जो है मान्यता दी है बेटा। इतनी बात आप यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। टॉपिक थोड़ा बड़ा भी हो सकता है और थोड़ा समझने में ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको, मगर इसलिए आप निश्चिंत, अगर आप समझदार बनना चाहते हैं, आप परीक्षा निकालना चाहते हैं, आप सभी परीक्षाओं को निकालना चाहते हैं, समझदार बनना चाहते हैं और केवल एक ही बार में संविधान तैयार करना चाहते हैं, तो आपको एक क्लास देखनी चाहिए, आपको एक क्लास देखनी चाहिए, लगातार क्लास देखनी चाहिए। आज 9वीं क्लास है हमारी, इससे पहले 8 क्लासें जो हैं हम बना चुके हैं, जो कि आपकी प्लेलिस्ट में बना दी गई है, ठीक है भाई, प्लेलिस्ट बना दी गई है इसकी। अब हम बात करते हैं इससे आगे, कितने आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल हैं। आज एक एक आर्टिकल को ना आपका मैं डाउट निकाल के जाऊँगा, आप इस चीज़ को चिंता ना करिए, एक एक आर्टिकल का डाउट बिल्कुल क्लियर करके जाऊँगा मैं आज आपसे, ठीक है। इस चीज़ की चिंता बिल्कुल ना करें, ठीक है बेटा। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 1 की, हम आर्टिकल 1 की बात करने वाले हैं। आर्टिकल 1 में क्या है,
ठीक है। आर्टिकल 1 में क्या है, तो आर्टिकल 1 में क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूँ। आर्टिकल 1 में है कि राज्यों को जो है ना, राज्यों को यानी कि भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। चलो इससे ही पहले मैं थोड़ा सी एक बात बताता हूँ। आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, ये कहता है। तो इसमें क्लोज बना दी, ए बी, यानी कौन क्लोज बना दी, 2 क्लोज बना दी। तो एक क्लोज बना दी इसमें, एक क्लोज क्या बनाई, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, ठीक है भाई। इसी में वी क्लोज बना दी एक की, इसे क्या, राज्य व उनके राज्य क्षेत्र वे होते हैं जो पहली अनुसूची में सूचीबद्ध होते हैं, पहली अनुसूची में सूचीबद्ध होते हैं, इस बात को कर दिया है इन्होंने। मतलब आर्टिकल 1 में भी क्या कहा गया, आर्टिकल 1 में कहा है कि भारत राज्यों का संघ है और राज्यों का संघ, ठीक है। और दूसरा ये राज्यों का संघ उनको कहते हैं जो भारत के संविधान की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किए गए हैं, उनको हम कहते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए इसकी भी 3 श्रेणियाँ हैं, राज्यों को 3 श्रेणियों में रखा गया है, राज्यों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। कितनी श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में। तो अब 1 श्रेणी, 2 श्रेणी, 3 श्रेणी। 1 श्रेणी क्या होती है, 1 श्रेणी होती है राज्यों का संघ, पहला राज्यों का संघ, ठीक है। दूसरी श्रेणी क्या होती है, संघ राज्यों का क्षेत्र, सॉरी राज्यों का क्षेत्र, यहाँ राज्यों का क्षेत्र करना है, राज्यों का क्षेत्र। दूसरे में क्या कर सकते हैं, संघ राज्यों का क्षेत्र, संघ राज्यों का क्षेत्र, ठीक है। तीसरे में क्या कह सकते हैं, तीसरे में ऐसे क्षेत्र, यानी क्या, ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सके, ठीक है भाई। तो इसको समझ लीजिए, पहला आर्टिकल 1 को समझ लीजिए। इतना आर्टिकल 1 के बारे में कोई नहीं बताता आपको। तो क्या है, देखिए आर्टिकल 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। इसे ही राज्यों का संघ बोला है। और राज्य व उनके राज्य क्षेत्र वे होते हैं जो पहली अनुसूची में सूचीबद्ध होते हैं, ठीक है भाई। राज्यों को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। राज्यों को कितनी श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में। पहली श्रेणी में राज्यों का क्षेत्र आएगा, जो हमारे राज्य होते हैं, पूर्ण राज्य। फिर एक होता है संघ राज्य क्षेत्रों में, तो 2 क्षेत्र तो हो गए, आपने पढ़ा भी होगा, स्टेट और यूटी। तो स्टेट और यूटी ये आ गए आपके, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जाता है, उन्हें तीनों को हम क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। हम इन तीनों को क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। भारत में ऐसे हैं जैसे सिक्किम को हमने अधिकृत किया था, ठीक है, तो वो भी तो राज्य बना। अब गोवा को हमने अधिकृत किया था, वो भी तो राज्य बना, ठीक है। तो इस तरीके से उन राज्यों को जो है हम अधिकृत, पांडिचेरी को हमने अधिकृत किया, तो ये भी क्या है, हमारे राज्यों की श्रेणी में आता है। तो राज्य 3 प्रकार की श्रेणी में होते हैं, एक तो राज्यों का क्षेत्र और एक संघ राज्यों का क्षेत्र, दूसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है या किया जा सका है, ठीक है। इस तरीके से ये था हमारा आर्टिकल 1। ये जो था हमारा क्या था, आर्टिकल 1 था बेटा। क्लियर इतनी बात। चलिए दूसरी बात देखते हैं, दूसरा आर्टिकल क्या कहता है। आप नोट करते रहा करो इसको, ठीक है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 इस तरीके से नोट करते रहो, ठीक है। आर्टिकल 2 की मैं बात जो है ना एग्जाम्पल साथ बताऊंगा, बिल्कुल एग्जाम्पल सहित। तो पहला आर्टिकल 2 को देख लेते हैं क्या है। तो आर्टिकल 2 पहली बात ये क्या है सॉरी इसमें संसद को, यानी क्या है, ऐसा मान के चलो, इसमें 2 प्रकार की शक्ति है, यानी कि क्या है, इसमें 2 प्रकार की शक्ति है। यानी आर्टिकल 2 में कितने प्रकार की शक्ति हैं, 2 प्रकार की। पहली शक्ति क्या है, इसमें नए राज्यों को संघ में शामिल करना, नए राज्यों को संघ मतलब यूनियन में
संघ में शामिल करना, शामिल करना, ये हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, नए राज्यों को संघ में शामिल करना। दूसरी बात क्या होगी इसमें, ऐसे क्षेत्र, दूसरा क्या होगा, सॉरी, नए राज्यों को स्थापित, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति, अब ये क्या होता है, देखिए आर्टिकल 2 का मतलब क्या है। आर्टिकल 2 का मतलब ये है, जो भारत के बाहर, यानी कि जो भारत के बाहर की भूमि है, जैसे इसमें आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 3 में भी आप यही पढ़ोगे, तो भारत के बाहर जो भूमि है उसे यदि भारत अधिकृत कर लेता है, यदि भारत उसको अधिकृत कर लेता है, ठीक है, जैसे मान के चलिए ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, भारत है, और यहाँ पर जो है ये चीन है, ये क्या है, चीन है, ठीक है, और ये क्या है आपका भारत है, ये चीन का क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र। अगर भारत इस पर भी कब्जा कर लेता है, भारत इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, ठीक है, और इसमें क्या करता है, नए राज्यों को संघ में शामिल, तो ये अगर पहले से राज्य बना हुआ, जैसे सिक्किम था, च्यांग वंश का, चांगजियाल वंश का उस पर शासन था पहले, ठीक है, 16 मई 1975 को भारत में शामिल हुआ, तो ऐसे नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति भी इसमें ही है कि पहले से कोई राज्य बना हुआ है, या फिर उस क्षेत्र में, जो क्षेत्र हमने इसमें अधिकृत किया है, भारत में जो क्षेत्र अधिकृत किया है, तो नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति भी है। यानी पता चला कि इतनी भूमि हमने भारत में ली, इतनी भूमि जो है हमने भारत में ली, और इसमें क्या कर दिए, 2 राज्य या 3 राज्य बना दिए। तो हमें 2 प्रकार की शक्ति है इसमें, यानी कि भारत के बाहर, ऐसे याद रखो, भारत के बाहर के राज्यों को भारत में शामिल करना, या फिर भारत के बाहर की भूमि में नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। आज समझ में आ गई बात, आज समझ में आ गई बात, यानी कि ये भारत है, ये भारत है, ये क्या है, ये भारत है, यानी कि हम ऐसे ये वाले क्षेत्र पर मान लो राज्य है, ये करने की शक्ति, ये करने की, ये करने, इस तरीके से। तो ये बाहर से भारत में शामिल करने की ये जो शक्ति है, ये किस में आती है, आर्टिकल 2 के अंतर्गत आती है। ठीक है, आर्टिकल 2 के अंतर्गत। कन्फ्यूजन बहुत होता है, 2019 के पीसीएस में यहाँ से स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा था, 2019 के पीसीएस में, तो ये वाली शक्ति जो है वो किस में है, आर्टिकल 2 में। समझ गए, आज समझ गए आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 भी समझोगे बेटा, आर्टिकल 3 भी समझोगे, तुम ऐसा समझोगे कि तुमने सोचा भी ना होगा। ठीक है, तो 2 तो ये हो गया, नोट कर लिया आपने, बताइए, चलिए नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल 3 में क्या है। ठीक है, अब देख लेते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 देखिए, इसमें जो है ना, इसमें संसद को 3 प्रकार की शक्ति होती है। इसमें संसद को 3 प्रकार की शक्तियाँ, कितने प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, पहली शक्ति क्या होती है, अगर हम बात करें पहली शक्ति, भारत के अंदर राज्यों का नाम परिवर्तन। भारत के अंदर राज्यों का नाम परिवर्तन। कहाँ की बात कर रहे हैं, भारत के अंदर, कहाँ, भारत के अंदर राज्यों का नाम परिवर्तन। दूसरी क्या होती है, दूसरी शक्ति क्या होती है, भारत के अंदर, भारत के अंदर राज्यों की सीमा परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, सीमा परिवर्तन। ठीक है, सीमा परिवर्तन। तीसरी शक्ति क्या होती है, तीसरी शक्ति क्या होती है, ठीक है, तीसरी शक्ति क्या होती है, तीसरी शक्ति हो सकती है राज्यों का क्षेत्र, राज्यों का क्षेत्र बढ़ाना या कम करना। ठीक है, और करके एक ऐसा लिख लो, और ऐसा कर लो कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्य या एक राज्य से 2 या अधिक राज्य स्थापित करना, राज्य स्थापित करना। ठीक है भाई, समझो इसको। यानी क्या है कि अभी तक तो आर्टिकल 2 जो था, आर्टिकल 2 जो था, तो आर्टिकल 2 जो था बेटा, वो था भारत के बाहर की भूमि को अधिकृत करके उसमें नए राज्यों का निर्माण करना या उसे भारत में शामिल करना। अब है भारत के अंदर की बात। आर्टिकल 3 में क्या, भारत के अंदर, ठीक है, राज्यों का नाम परिवर्तन करना। ठीक है, जैसे कि हमने राज्यों के नाम परिवर्तन करे हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे उड़ीसा का उड़ीसा कर दिया है। ठीक है, उड़िया कर दिया है। ठीक है, नेपाल का अरुणाचल प्रदेश कर दिया है। ठीक है, नाम परिवर्तन किए गए हैं यहाँ पर। ठीक है जी, आ रही बात समझ में।
ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर। जैसे पहले मुंबई राज्य हुआ करता था, मगर वो बाद में क्या बन गया, महाराष्ट्र बन गया था। ठीक है, तो ये वाली शक्ति जो है वो किसमें है, हमारी राज्यों में। इसमें आर्टिकल 3 में फिर है भारत के अंदर राज्यों की सीमा परिवर्तन। ठीक है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना और घटाना। ठीक है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना या घटाना, जैसे अरुणाचल प्रदेश का भी क्षेत्र जो है घटा है हमारा। ठीक है, तो कई राज्यों का क्या है, सीमा परिवर्तन करना। फिर है राज्यों के क्षेत्र को बढ़ाना या कम करना। फिर ये इसमें एक इंपॉर्टेंट है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्य बनाना है, या एक राज्य से 2 राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य बनाना। जैसे आंध्र प्रदेश राज्य था, आंध्र प्रदेश राज्य को तेलंगाना राज्य में कन्वर्ट किया गया और आंध्र प्रदेश में 2 राज्य बना दिए, उसके एक राज्य के 2 राज्य बना दिए ना। ठीक है, तो ये वाली शक्ति जो है किसमें, आर्टिकल 3 में, भारत के अंदर की बात। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे, अब हम इसके इन दोनों को समझेंगे। अब हम इन दोनों को समझेंगे चित्र के द्वारा। अब हम इन दोनों को समझेंगे, कैसे याद रखना है आपको, कैसे याद रखना, चित्र के द्वारा हम इनको समझेंगे। ठीक है भाई, अब इसको मैं जो है ना आपको डिस्कस कर देता हूँ पूरी तरीके से। जैसे मान के चलिए, ये क्या है, ये भारत है, ये क्या है, ये भारत। ठीक है भाई, ये भारत, ये भी क्या है आप, ये भी भारत, ये क्या है, भारत। ठीक है भाई, अब मान के चलिए भारत में जो है ये राज्य है, ये भारत में राज्य है, ये भी क्या है, भारत में राज्य है। 2 हो गए भारत में। अब यहाँ पर आर्टिकल 2, यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 2 है, और यहाँ पर जो है वो आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 3 है। तो आर्टिकल 3 में क्या करेंगे, मान लो कि ये नया राज्य था, तो इसमें क्या कर दिया, एक राज्य बना दिया, ये नया राज्य बना दिया, नया राज्य। और क्या करा, इसमें एक राज्य बना दिया, ये नया राज्य बना दिया। ठीक है, पता चला कि इसमें भी एक नया राज्य बना दिया। तो ऐसा काम करने की शक्ति जो है वो कौन से में, आर्टिकल 3 में। ठीक है, पता चला कि यहाँ पर आर्टिकल 2 में करना, ये भारत हो गया, यहाँ से एक भूमि जो है अधिकृत कर ली। ठीक है, यहाँ से एक भूमि बनाकर अधिकृत करके और नए राज्य इसमें बना दिए। ठीक है, यहाँ से भी एक अधिकृत भूमि कर ली और यहाँ पर नए राज्य बना दिए। तो ऐसी शक्ति जो है वो किसमें है, आर्टिकल 2 में। बाहर से बाहरी गई भूमि, उसमें नए राज्यों का निर्माण करना, उसे शामिल करना, ये तो आर्टिकल 2 में। भारत के अंदर सीमा परिवर्तन, क्षेत्र को बढ़ाना, या 2 या 2 से अधिक राज्यों से एक राज्य बनाया, एक राज्य से 2 या 2 से अधिक राज्य बनाना, ये किसमें, आर्टिकल 3 में। आज बताइए कि आपको आज ये क्लियर बात समझ में आ गई, आज आपको एक क्लियर बात समझ में आ गई किस तरीके से आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 काम करते हैं। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, बिल्कुल हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है आज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि किताबें जो है ना पूरी तरीके से ओपन नहीं बोलती इसको। ठीक है, चलिए क्लियर। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की, सॉरी आर्टिकल 4 की। 3 तो हो गया ना, आर्टिकल 4 की बात करते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 ये कह रहा है, आर्टिकल 4 ये कह रहा है भैया कि आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 और 3 में होने वाले परिवर्तन, यानी आर्टिकल 2 और 3 में जो है होने वाले जो परिवर्तन हैं, होने वाले परिवर्तन, ठीक है, होने वाले परिवर्तन जो हैं वो, उसको जो शक्ति है, यानी कि होने वाले जो परिवर्तन है, परिवर्तन जो है आर्टिकल किसके अंतर्गत, आर्टिकल 368 के अधीन संविधान संशोधन के दायरे में नहीं आएंगे, दायरे में नहीं आएंगे। ठीक है, ये कह रहा है। इस पर कानून, इस पर यानी यह परिवर्तन संसद साधारण बहुमत से विधेयक द्वारा पारित कर सकती है, विधेयक द्वारा करेगी। ठीक है भाई, ठीक है। ऐसे संशोधन, ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद संसद पारित कर सकती है, सब बातों की एक बात करिए, सब बातों की एक बात करेंगे, बात खत्म। यानी कि हमारा जो संविधान संशोधन होता है वो 368 के अंतर्गत होता है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो होता है वो होता है हमारा संविधान संशोधन। ठीक है, किसके अंतर्गत, आर्टिकल 368 के अंतर्गत। ठीक है भाई, बात ज़्यादा बड़ी हो रही। ठीक है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो होता है वो क्या होता है, आपके संविधान संशोधन होते हैं। परंतु ये जो काम हुआ है, भारत के बाहर सीमा का परिवर्तन करना है, भारत के बाहर की बाउंड्री को भारत में लाना है,
क्षेत्र को भारत में लाना है, जबकि भारत के अंदर के क्षेत्र में यानी कि नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, ठीक है, इस तरह नए राज्यों के निर्माण, ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएगा और ये संविधान संशोधन नहीं होगा। ये संसद के द्वारा विधेयक पारित जो होते हैं कानून बनाकर, विधेयक पारित होते हैं कानून बनाकर किया जाएगा साधारण बहुमत से। ये वाली शक्ति जो है आर्टिकल 4 में जो है संसद को दे रखी है। परंतु विधेयक पारित तो होगा वो किससे होगा, विधेयक जो पास होगा वो राष्ट्रपति की मर्जी से होगा। किससे होगा, राष्ट्रपति की अनुमति से होगा। क्लियर इतनी बात। इस तरीके से जो है हमने आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 पढ़ा। आर्टिकल 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में क्या है, भारत से बाहर की भूमि को भारत में अधिकृत करना, उनमें नए राज्यों का निर्माण करना। भारत के 3 में क्या, आर्टिकल 3 में क्या है, भारत की भूमि के अंदर, ठीक है, भारत की भूमि के अंदर जो है भारत के अंदर सीमा का परिवर्तन, सीमा का क्षेत्र का बढ़ावा या घटाना, ठीक है, नाम परिवर्तन करना, नए राज्यों का निर्माण करना, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों से एक राज्य बनाना या एक राज्य में 2 या 2 से अधिक राज्य बनाना। ये हो गए 3। 4 में क्या है, आर्टिकल 2 और 3 में होने वाले परिवर्तन आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे, वो किसके अधीन आएंगे, संसद के द्वारा आएंगे और एक विधेयक पारित करके आएंगे। क्लियर, सारी बात क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं देसी रियासतों का विलय। अब जो हम बात करने वाले हैं देसी रियासतों का विलय, ठीक है भाई। इसी में हम बात करने वाले हैं देसी रियासतों का विलय, ठीक है। रियासतों का विलय, ठीक है, 2 देसी रियासतों का विलय, ठीक है। देखिए इस टाइम पर जो थी ना, लगभग अगर हम बात करें इस टाइम पर जो लगभग थी ना, वो 600 देसी रियासत थी, 600 देसी रियासतें, ठीक है भाई, देसी रियासतें। अब इनमें क्या था कि 2 प्रकार का जो था हमारे यहाँ 2 प्रकार का पंगा था, यानी कि भारत जो था 2 प्रकार का अधीन था। एक तो था ब्रिटिश अधीन, सॉरी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगर ऐसा ना करके देसी रियासत ना करके हम कहते हैं ब्रिटिश भारत, ऐसा कह सकते हैं, अधीन ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत, ऐसा लिख दो ब्रिटिश भारत। तो एक तरफ तो था अधीन, एक तरफ जो था वो था ब्रिटिश अधीन भारत, ब्रिटिश अधीन भारत, ठीक है। ये कितनों में था, 11 प्रांत थे, 11 बड़े प्रांत थे इसमें, कितने, 11 बड़े प्रांत थे। जबकि एक तरफ था देसी रियासत, देसी रियासतें या रजवाड़े, ठीक है। ये कितने थे, अगर देसी रियासत की बात करें तो लगभग 600 थे। कितने थे, 600। परंतु इसमें भी चेंज हुआ, क्या, इंडिया में ये रियासत कितनी आई, 565, ठीक है। इंडिया में 565 रियासत आई, जबकि पाकिस्तान में बंटवारे के टाइम पर कितनी चलेगी, 35। पाकिस्तान में बंटवारे पर कितनी चलेगी, 35। तो इसको समझ लो, पहले इस बात को समझ लो बिल्कुल तरीके से। यानी कि देसी रियासतों के विलय से पहले आपको समझना ब्रिटिश भारत था, और ब्रिटिश भारत में 2 प्रकार की भारत था। एक तो था ब्रिटिश अधीन भारत और एक तरफ से देसी रियासतों का भारत जो रजवाड़ों का था, ठीक है, ये था। अगर हम बात करें 11 बड़े प्रांत थे, ठीक है, 11 बड़े प्रांत थे यहाँ पर। फिर यहाँ पर देसी रियासतें जो थी रजवाड़ों की वो 600 थी, ठीक है, जिसमें से इंडिया में जो थे 565 थे और पाकिस्तान में कितनी चली गई थी, 35, ठीक है। अब इसके लिए क्या करा गया था, इसके लिए एकीकृत मंत्रालय रखा गया था, एकीकृत मंत्रालय। अब क्या होता है, जब भारत आज़ाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक मुहिम चलाई थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था देसी रियासतों के लिए कानून पारित किया था कि अगर कोई देसी रियासत पाकिस्तान में जाना चाहती है तो पाकिस्तान में चले जाओ, कोई देसी रियासत अगर इंडिया में रहना चाहती है तो इंडिया में रह जाओ, और कोई देसी रियासत जो है अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती है, ना कि पाकिस्तान ना भारत में अगर ऐसा रखना नहीं चाहती है तो क्या है, तो वह स्वतंत्र भी रह सकती है। परंतु एक बात बताइए, अगर ये भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, भारत के सामने क्या थी, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्यों थी भैया चुनौती, क्या होता है, देसी रियासत अगर भारत में नहीं होती तो भारत बहुत सारे खंडों में टूट जाता, यानी कि 600 खंडों में टूट जाता। फिर क्या होता कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की यात्रा हुई करती। अगर हम बिहार से दिल्ली की तरफ जाया करते तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की होती यात्रा कि कहाँ से, बिहार देश से लेकर हम दिल्ली देश में जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जगह से वीज़ा लेना पड़ता, इंटरनेशनल यात्रा पे निकल गए। तो इसका मतलब ये था कि एक बहुत बड़ी दुविधा थी हमारे लिए, तो इसके लिए एक एकीकरण मंत्रालय बनाएगा। क्या बनाएगा, एकीकृत मंत्रालय, ठीक है भाई। क्या बनाएगा, एकीकृत मंत्रालय बनाया गया। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया एकीकृत मंत्रालय, वो किसे बनाएगा, सरदार पटेल को। किसे बनाया गया एकीकृत मंत्रालय का अध्यक्ष, सरदार पटेल को। अब क्या है कि ये जो काम करेंगे कन्वेंस करना, यानी कि जितनी भी देसी रियासतें हैं उनको भारत में शामिल करने के लिए उनको कन्वेंस करना, ठीक है भाई। देसी रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए करना है, कन्वेंस करना है, ये काम है पटेल जी का। अब पटेल जी की एक मुहिम थी बहुत अच्छी, यानी कि पटेल जी की मुहिम थी कि एक हाथ में लाठी और एक हाथ में गाजर, ठीक है।
वो लगातार करते रहे बात। उन्होंने लगभग जो है जो देसी रियासत उनकी बात मान जा करती थी वो उसको गाजर देते थे, जो नहीं मानते थे वो उसको लट्ठ दिखाते थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से था। चलिए, ये मजाकिया था कुछ, मगर रियल भी यही था लगभग। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग सरदार पटेल जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और सचिव जो थे एक बीपी मेनन, यानी कि एक IAS अधिकारी थे बीपी मेनन। ठीक है, लगभग ये जो है अपने एकीकृत मामले में जो है लगभग सक्सेस हो गए थे। लगभग ये क्या हो गए थे, सक्सेस हो गए थे अपने कार्य में। परंतु हुआ क्या, इसके पीछे भी एक रीज़न है, समझिए इसको रीज़न क्या है। परंतु हुआ क्या, हुआ ये कि कुछ ऐसी रियासतें थी जिनमें जाकर केस फंस गया, जिनमें जाकर कुछ केस फंसा। और वो ऐसी रियासतें कितनी थी, वो 4 रियासतें थी। एक तो थी मणिपुर, एक आपकी मणिपुर थी, एक थी आपकी जूनागढ़, एक थी आपकी हैदराबाद और एक कश्मीर। इन 4 देसी रियासतों में जो है वो बहुत मेहनत करनी पड़ी भारत में शामिल करने के लिए। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इन देसी रियासतों को। ठीक है भाई, अब जो पढ़ने वाले हैं अब हम इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जो है हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं, 4 देसी रियासतों को जिनमें मामला फंसा था। ठीक है, तो पहला पढ़ लेते हैं मणिपुर। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं हम, मणिपुर हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये मणिपुर के जो शासक थे, इनके जो शासक थे वो थे बोधचंद सिंह। कौन थे भैया, बोधचंद्र सिंह इसके शासक थे। अब इनकी थोड़ी सी खासियत मैं आपको बताता हूँ। स्वतंत्रता से पूर्व ही, यानी किससे, स्वतंत्रता से पूर्व ही इन्होंने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर किए। परंतु हुआ क्या, मामला कब बिगड़ा, मामला जब बिगड़ा जब जून 1948 में, कब, जून 1948 में विधानसभा चुनाव हुए। क्या हुए, विधानसभा चुनाव हुए। ठीक है, विधानसभा चुनाव हुए। ठीक है, और वहाँ पर जो है ना विधानसभा चुनाव में, ठीक है, विधानसभा चुनाव में जो है विलय के प्रश्न पर, यानी किस पर, विलय के प्रश्न पर विवाद हो गया। पर क्या हो गया, विवाद हो गया। यानी कि ये कोई प्रश्न खड़ा करा। कई बार ऐसा होता है कि चुनाव में बहुत पुराने मुद्दे जो है उठकर आते हैं, तो वही प्रश्न उठकर आया कोई किस चीज़ का, आपको विलय का। ठीक है, जब विलय का प्रश्न उठकर आया तो क्या हुआ, मतभेद पैदा हो गए। क्या हो गए, मतभेद पैदा हो गए भैया। और जब मतभेद पैदा हो गए तो क्या था, ये भारत सरकार ने, किसने, भारत सरकार ने जो है वो मणिपुर पर क्या बनाया, मणिपुर सरकार पर क्या बनाया, दबाव बनाया। और ये क्या हो गए, ये जो है ये सहमति पत्र पे जो है यानी कि शामिल हो गए। ठीक है जी, जो राजा थे, राजा पर दबाव बनाया और इन पर इन्होंने क्या कर लिया, फिर विलय हो गया। यानी क्या हुआ, भारत में जो हो गए, ये क्या हो गए, विलय हो गए। ठीक है भाई, भारत में विलय हो गए। तो इतनी सी कहानी है मणिपुर की। इनको जल्दी से कोई बताता नहीं मणिपुर को, मैं बता रहा हूँ आपको। तो मणिपुर की कहानी क्या थी, देखो, शासक थे बोधचंद सिंह। स्वतंत्रता से पूर्व ही सहमति पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे। जून 1948 में विधानसभा चुनाव हुए, उस पर विलय के प्रश्न पर जो विवाद उठ गया और मतभेद पैदा हो गया, हम भारत में शामिल होंगे। परंतु भारत सरकार ने राजा जैसे बोधचंद सिंह इन पर दबाव बनाया, मणिपुर सरकार पर दबाव बनाया और भारत में जो है बाद में विलय हो गए। उन्होंने बताया कि आप और कहाँ जाओगे भाई, आपका और तो कोई रास्ता है भी नहीं, इस तरीके से। तो हमने एक पढ़ ली मणिपुर। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करो इसको जल्दी से। जो भी बात आपको समझ में आई है जैसे बताइए, हैंड टू हैंड नोट करते रहो। जो मैं बोलता हूँ उसको भी नोट किया करो, क्योंकि आप एक बार सुनने में अच्छा लग सकता है परंतु नोट्स अच्छा बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स अच्छा बनाना पड़ेगा। चलो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ उनका, छोटा क्योंकि कहानी वैसे 2-2.5 घंटे की है। ठीक है, 2-2.5 घंटे की है। चलिए आगे बताते हैं क्या है। आगे है जूनागढ़ देसी रियासत है। इसके जो ये अगर हम बात करें तो गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में अहमदाबाद में ये है। ठीक है भाई, अहमदाबाद में। इसके जो राजा थे महावत खां तृतीय। कौन थे, महावत खां तृतीय। फिर इसके जो दीवान थे, दीवान कौन थे, दीवान थे शाहनवाज भुट्टो। कौन थे, शाहनवाज भुट्टो। ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो के पापा जी। ठीक है, शाहनवाज भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो के पापा जी, ये थे दीवान।
और ये जो शाहनवाज भुट्टो थे इसकी कठपुतली था राजा महाबत खां, यानी कि शाहनवाज भुट्टो की उस इशारों पे चलता था ये, ठीक है। इसमें कारण क्या था, इसमें कारण क्या था, अधिकांश जनता जो थी, अधिकांश जनता जो थी वो क्या थी, हिंदू थी, क्या थी, हिंदू, ठीक है भाई। अधिकांश जनता जो थी वो क्या थी, हिंदू थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ, यहाँ पर एक बात बताऊँ कि यहाँ पर एक सचिव थे, यहाँ पर क्या थे, एक सचिव। अगर हम बात करें सचिव जो थे वो कौन थे, बीपी मेनन, बीपी मेनन, ठीक है जी, बीपी मेनन। अब देखिए बीपी मेनन ने बड़ा काम किया जूनागढ़ के विलय में, जो है बीपी मेनन ने बहुत काम किया। क्या हुआ कि जब पता चला कि महाबत खां ने जो है, महाबत खां तृतीय ने, क्योंकि जूनागढ़ जो था वो किससे, जिन्ना से, यानी कि सॉरी शाहनवाज भुट्टो जो है जिन्ना से मिला हुआ था, ठीक है, बिल्कुल उसकी कठपुतली था, किसका, जिन्ना की। तो शाहनवाज भुट्टो ने प्लान बनाया किसका, महाबत खां तृतीय को अपनी इशारों पर चलाने का, कि हम क्या है, हम घोषणा कर देते कि हम अपनी जो जूनागढ़ है, हम अपना जो जूनागढ़ है वो पाकिस्तान में मिलाएंगे, ठीक है। अब ये वाली बात जो है बीपी मेनन ने और पटेल जी ने किस के सामने रखी, माउंटबेटन के सामने रखी और जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने रखी है, ठीक है। तो माउंटबेटन ने ये कहा भाई कोई बात नहीं, कहीं बना सकते हैं कि जूनागढ़ पाकिस्तान में जा सकती है, इंडिया में जा सकती है, ठीक है, अलग भी रह सकती है, ये तो हमने बोल दिया है। तो उन्होंने कहा भाई ये एक षड्यंत्र है, क्यों, क्योंकि जूनागढ़ को पाकिस्तान जो है सैन्य अड्डा बनाना चाहता है, जूनागढ़ को जो है पाकिस्तान एक सैन्य अड्डा बनाना चाहता है और फिर भारत की नाक में दम करना चाहता है, और फिर जो है भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर चलो क्या करते हैं कि इन पर सेना भेजते हैं। परंतु अगर ये सैन्य शक्ति बल से अगर जूनागढ़ को शामिल कर लेते, तो माउंटबेटन ने कहा भाई अगर आप सैन्य बल से जूनागढ़ को अगर शामिल करना चाहते हो या जनमत संग्रह से भी शामिल करना चाहते हो, तो आप बताइए कि अधिकांश जनता, उन्होंने कहा पटेल साहब ने कि भाई यहाँ की जनता जो है अधिकांश जो है वो हिंदू है। तो उन्होंने कहा यदि अधिकांश जनता जूनागढ़ की हिंदू है और तुम इसे इंडिया में शामिल करना चाहते हो, तो फिर कश्मीर की जनता जो है वो मुस्लिम है, कश्मीर की जनता जो है अधिकांश वो क्या, मुस्लिम, तो फिर तो वो तो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ। तो इस तरीके से ये भी गलत हो जाता। तो उन्होंने सोचा कि क्या करें, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसके लिए प्लान बनाओ। तो इसके लिए प्लान बनाया किसने, पटेल साहब ने, ठीक है, और पंडित नेहरू ने और बीपी मेनन ने पटेल बनाया। अब क्या हुआ कि शाहनवाज भुट्टो जो थे वो थे उसके दीवान। अब बीपी मेनन को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके यहाँ भेजा जूनागढ़ में। और जब भी बीपी मेनन जाकर शाहनवाज भुट्टो से बात करते हैं, जब भी बात करते हैं शाहनवाज भुट्टो से, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, राजा जी की तबीयत खराब है। वो कुत्तों के शौकीन बहुत थे कि आज रेस कोर्स में है, आज कुत्तों की टहला रहे हैं, आज नहीं मिलेंगे। तो वो उनकी जो है मनसा पहचान गए कि ये मिलना ही नहीं चाह रहा, ठीक है। तो बीपी मेनन ने क्या करा, चल तुम नहीं मिल रहा तो जनता से मिलना शुरू कर दिया उन्होंने, और जनता से मिलना शुरू करा। और भारत सरकार को जो है उनको अब मतलब विश्वास दिलाया कि भारत सरकार आपके हित में ये करना चाहती है, भारत सरकार मतलब जनता को कन्विंस करने में वो सक्सेस हो गए। अंत क्या हुआ कि जूनागढ़ के जो है अधिकांश जनता जो है भारत को सपोर्ट करने लगी। अब भारत को सपोर्ट करने से क्या हुआ कि अब राजा जो है जनता के विरुद्ध हो नहीं सकता, और जनता के विरुद्ध होता है तो जनता वो कर देगी जनमत संग्रह। तो फिर वहाँ की जनता ने जो है ना खुद जनमत संग्रह का बात की, क्या करी, जनमत संग्रह की बात करी। और इस तरीके से जो है जूनागढ़ का, मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया, जूनागढ़ का क्या हुआ, जनमत संग्रह से जो है क्या हो गया, विलय हो गया, ठीक है। तो ये था जनमत संग्रह से विलय होना, ठीक है, किसका, जनमत संग्रह से विलय होना किसका, जूनागढ़ का, ठीक है भाई। चलिए अब इसके बाद में जो आता है प्रश्न जो उठता है वो किसका उठता है, हैदराबाद का। किसका प्रश्न उठता है, हैदराबाद, ठीक है भाई। चलो हैदराबाद की बात करते हैं, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद का प्रश्न उठता। अब हैदराबाद बड़ी रियासत थी, कैसी थी, बड़ी रियासत थी, ठीक है, बड़ी रियासत थी। और राजा कौन थे यहाँ के, राजा निजाम थे, राजा निजाम कौन थे, यहाँ के राजा जो थे निजाम थे, ठीक है। ऐसा हुआ, अगर हम यहाँ बात करें कि जब पटेल साहब इनके पास पहुँचे, तो पटेल साहब जब पहुँचे तो पटेल साहब ने इनसे बात करने की कोशिश करी निजाम से। तो निजाम ने कहा कि ऐसा भाई, हम लोग यथा स्थिति में जो है, जो हमारी स्थिति चल रही है, हम इसी में रहना चाहते हैं। और वो जब कब पहुँचे थे, वो पहुँचे थे नवंबर 1947 में, नवंबर 1947 में पहुँचे उनके पास। उन्होंने कहा कि जैसी स्थिति में हम चल रहे हैं, हम ऐसी स्थिति में रहना चाहते हैं, हमें 1 साल दे दो। तो इन्होंने कितने वर्ष का मांगा, 1 वर्ष का समय मांगा, 1 वर्ष का समय इन्होंने मांगा कि हमें 1 वर्ष तक ऐसे ही रहना चाहते हैं। परंतु इसमें क्या करा, इसमें 1 वर्ष में राजा ने जो है अपनी जनता पर दमनकारी नीति शुरू कर दी। राजा ने जो है अपने जनता पर दमनकारी नीति शुरू कर दी, यानी लूट खसोट करनी, कर ज़्यादा वसूलना। उसे पता है कि अब तो भारत में शामिल होना, जितना पैसा हो बटोर लो। इस चीज़ की उसकी दमनकारी नीतियों को देखते हुए
उसकी दमनकारी नीतियों को देखते हुए उससे परेशान होकर जो है वहाँ की जनता ने जो है आंदोलन छोड़ दिया। कितने छोड़ दिया? जनता ने आंदोलन छोड़ दिया, और आंदोलन जो इतना बढ़ गया कि बहुत व्यक्तियों की मृत्यु होने लगी वहाँ पर। और उस आंदोलन को दबाने के लिए यानी कि क्या करा, राजा के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। किसने? जनता ने आंदोलन छेड़ दिया। जनता ने क्यों? दमनकारी नीतियों को दबाने के लिए। फिर आंदोलन को दबाने के लिए ठीक है, भारतीय सेना ने जो है हैदराबाद पर आक्रमण कर दिया। और यहाँ पर निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है भाई, निजाम ने कर दिया आत्मसमर्पण। इस तरीके से जो है हैदराबाद सैन्य बल से, हैदराबाद किससे हो गया? सैन्य बल से हैदराबाद विलय हो गया भारत में। ठीक है भाई, तो हैदराबाद को देख लो, बड़ी रियासत थी, राजा निजाम थे। नवंबर 1947 पटेल साहब पहुंचे, मगर पटेल साहब से उन्होंने कहा 1 वर्ष के लिए हमें ऐसे ही दे दो शासन। ठीक है, जैसे चल रहा। फिर राजा ने सोचा 1 वर्ष के लिए कि हम अपने जो जितनी जनता उन पर दमनकारी नीति रखने लगे, टैक्सेस ज़्यादा वसूलने लगे, पशुओं को अपने अधीन करने लगे, ज़मीन छीनने लगे। ठीक है, अधिकार करने लगे। उन दमनकारी नीतियों को महंगाई बढ़ा दी, टैक्सेस बढ़ा दिए। उस चीज़ को देखते हुए जनता ने जो है उनके ऊपर क्या कर दिया? आंदोलन छेड़ दिया। उससे विरुद्ध हो गए निजाम से। और निजाम से जब विरुद्ध हो गए तो उन्होंने क्या काम, निजाम से विरुद्ध हो गए। निजाम से विरुद्ध होने के बाद जो है उन्होंने आंदोलन छोड़ दिया, और खूब जो है राजा ने जो है जनता को खूब मरवाया। और उस दमनकारी नीतियों को दबाने के लिए भारतीय सेना जो है आंदोलन को दबाने के लिए आक्रमण कर दिया, और जिसके कारण जो है निजाम ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, ये थी हैदराबाद रियासत। ठीक है भाई, ये थी हैदराबाद रियासत। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जम्मू कश्मीर की बात क्या है, कि भारत में जम्मू कश्मीर को किस तरीके से विलय किया गया। जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी कहानी, मगर हम संक्षेप में समझेंगे। बहुत संक्षेप में जम्मू कश्मीर हम जो समझेंगे बहुत संक्षेप में समझेंगे बेटा, क्योंकि हमें केवल एग्जाम निकालना है। हमें आईएएस का मतलब आईएएस में हमारा ऑप्शनल नहीं है। अगर किसी का ऑप्शनल है तो वो दूसरी किताब पढ़ लीजिए, वो पढ़ना पड़ेगा उसको। अलग किताबें लक्ष्मीकांत वगैरह पूरी पढ़नी पड़ेगी उनको। ठीक है, और भी एम जकबरी की किताब पढ़नी पड़ेगी उसमें। तो जम्मू कश्मीर के अगर हम बात करें यहाँ पर, तो राजा कौन थे? राजा थे हरि सिंह। कौन थे? राजा हरि सिंह थे। ठीक है, यहाँ के घाटी के प्रसिद्ध नेता जो थे वो कौन थे? अगर प्रसिद्ध, शेख अब्दुल्ला। कौन थे? शेख अब्दुल्ला थे। ठीक है भाई, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर प्रारंभ में न तो भारत में और न पाकिस्तान में। ठीक है भाई, ना भारत में ना पाकिस्तान में, कहीं पर रहना नहीं चाह रही थी। और जनता ने अपने आप को क्या करना शुरू कर दिया था? स्वतंत्र। यानी कि क्या करना चाह रहे थे? स्वतंत्र रहना चाहते थे। कैसे रहना चाहते थे? स्वतंत्र रहना चाहते थे। परंतु इस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं पाकिस्तान के दिमाग में ये चल रहा था कि राजा जो है हिंदू है, कहीं ऐसा ना हो जूनागढ़ की तरह राजा मुस्लिम था, फिर भी जनता वहाँ आ गई। ठीक है, ऐसा ना हो कि राजा जो है अपनी जनता के साथ जो है पटेल साहब की बात मानकर जो है भारत में शामिल हो जाए। ठीक है, और पटेल साहब को ये खतरा था कि जनता जो है अधिकांश मुस्लिम है, कहीं ऐसा ना कर दे जनमत संग्रह के द्वारा जो है पाकिस्तान में ये विलय हो जाए। परंतु भारत वाले लोग इस पर थोड़ा सा संयम बरता, क्योंकि ऐसा सैन्य हमला कर नहीं सकते थे। इसी बीच में कबीलाई लोगों ने पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर, क्योंकि पाकिस्तान वालों से सबर नहीं हुआ। ठीक है, कबीलाई व्यक्तियों ने जो है और पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर जो है कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। किस पर कर दिया? कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। और अपनी वो जो कबीलाई हैं और सेना, वो किधर? श्रीनगर की तरफ भेज दी। और जब श्रीनगर की तरफ भेजी तो भाई सीधी बात है, राजा हरि सिंह तो बात मान नहीं रहा था पटेल साहब की। जब श्रीनगर की तरफ भेजी तो श्रीनगर से वो भाग गया। जैसी सेना मुजफ्फराबाद पहुंची तो हरि सिंह को लगने लगा कि बालासोर और मुजफ्फराबाद में जो है हिंदू मुस्लिम सबको बहुत सारे एक नरसंहार किया है उन कबीलाओं ने। उनका कोई धर्म कोई ईमान नहीं था। उन्होंने खूब महिलाओं की बलात्कार, इज्जत से खेले, बच्चों को मारा, बूढ़ों को घसीटा और युवा वर्ग को गोलियों से मार दिया और खूब मारकाट की। ठीक है, और इस चीज़ से हरि सिंह जो है बहुत परेशान हो गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हरि सिंह। और हरि सिंह ने परेशान होकर उन्होंने कहा कि अब भाई जो है पटेल साहब की बात माननी पड़ेगी। और उन्होंने अपने अर्दली से, जो अपने पर्सनल असिस्टेंट होता है, उससे कहा कि यदि मैं अब विलय पत्र पर साइन कर रहा हूँ, यदि अगर सुबह को श्रीनगर में भारत की सेना ना दिखाई दे और भारत के हवाई जहाज उड़ते हुए दिखाई ना दे,
तो मेरी ही पिस्टल से जो है मेरे गोली मार देना, मैं आँख खोलना नहीं चाहता पाकिस्तान की सरजमी पर ये। ठीक है, हरि सिंह ने ये कह के जो है वो रात को सो गए और बिला पत्र पर साइन कर दिया। ठीक है, और उसी बीच जो है भारत में जो है हरि सिंह जो है भारत में किस पर पत्र करते हैं, बिला पत्र पर साइन करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो बिला पत्र पर जो साइन करते हैं वो करते हैं 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को, और 27 अक्टूबर 1947 को हमारी सेना पहली बार जम्मू कश्मीर में पहुंची और उन्होंने जो है पाकिस्तान कबीलाइयों को और पाकिस्तान सेना को जो है मात देते हुए जम्मू कश्मीर को अपने अधीन कर लिया। कुछ ये वाली कहानी थी। ठीक है, शेख अब्दुल्ला जो थे वो भारत में विलय करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, यानी कि भारत में छोटे दल के नेता थे और ये भारत की तरफ सपोर्ट करते। कहने का मतलब ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये शेख अब्दुल्ला आपस में बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत आपस में अच्छे मित्र थे। तो इनके अकॉर्डिंग ये बात चली थी, मगर शेख अब्दुल्ला को जो है वो हरि सिंह ने जेल भिजवा दिया था इस बीच में। जब ये काम हुआ था उस बीच में जेल में थे शेख अब्दुल्ला। अंत बाद में क्या हुआ, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भारत में शामिल करा, शेख अब्दुल्ला को जो है वहाँ का प्रसिद्ध नेता बनाकर राजनीतिक सत्ता जो है उनके हाथ में दे दी थी। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो हुआ है विलय। ठीक है भाई, तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही सेशन में, जैसे भी आपको लगा हो। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को शेयर करें और सब्सक्राइब करें जो पहली बार देख रहे हैं, और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए नए सेशन में जो हम मिलते हैं आपसे, वो मिलते हैं नए राज्यों का निर्माण किस तरीके से हुआ। भारत की स्वतंत्रता के बाद कैसे 14 राज्य थे, फिर बाद में कितने राज्य हो गए थे, 14 राज्य हो गए थे। ठीक है, भारत में कितने राज्य हो गए थे, 14। तो कैसे 15वां राज्य बना, फिर 16वां राज्य बना, किस तरीके से भारत के जो राज्यों की क्रिया है वो किस तरीके से शुरू हुई और कैसे बनी। तो हम जो सीखेंगे वो अगली क्लास में सीखेंगे, नए राज्यों का निर्माण कैसे करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नए सेशन पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।